कहानी की शुरुआत होती है मैरी से, जो अपने पति के साथ अपने बेटे स्टीफन को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जा रही है। स्टीफन आमतौर पर एक शांत लड़का है, लेकिन कभी-कभी उसका व्यवहार बेहद गुस्से भरा और आक्रामक हो जाता है। बचपन में ही स्टीफन की मां की मौत हो चुकी थी और उसके पिता ने उसके बाद मैरी से शादी की। सौतेली मां होते हुए भी मैरी हमेशा स्टीफन का ख्याल रखती है। वह पेशे से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन स्टीफन की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस वजह से मैरी को लगता है कि स्टीफन को बोर्डिंग स्कूल भेजना ही सही फैसला होगा। स्टीफन के पिता उसे गाड़ी में बैठाकर स्कूल छोड़ने निकलते हैं, लेकिन स्टीफन गुस्से में होता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे अपने से दूर कर रहे हैं। पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह फैसला उसकी भलाई के लिए लिया गया है, लेकिन स्टीफन उनकी बात नहीं सुनता और बहस हो जाती है। गुस्से में स्टीफन कार का स्टीयरिंग पकड़ लेता है, जिससे हादसा हो जाता है। इस भयानक दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो जाती है और स्टीफन कोमा में चला जाता है। 6 महीने बाद स्टीफन जीवित है, लेकिन अब वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और हर वक्त देखभाल का मोहताज है। वह ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर रहता है और मैरी उसे नहलाती है, खाना देती है, दवा देती है और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। अपने पति की मौत और बेटे की हालत के बाद मैरी अब पूरी तरह अकेली हो गई है। इस बीच एक छोटा लड़का टॉम, जो गूंगा है, मैरी का पेशेंट बन जाता है। टॉम के माता पिता नहीं हैं और पहले वह बोर्डिंग स्कूल में रहता था, लेकिन उसने वहां किसी लड़के का हाथ तोड़ दिया था, इसलिए उसे दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाना था। कुछ महीनों से टॉम मैरी का पेशेंट बन चुका था। उसे लगता था कि अगर टॉम कुछ दिन उसके पास रहे तो शायद वह फिर से बोल सके, लेकिन सरकारी अधिकारी उसकी बात नहीं मानते और टॉम को ले जाते हैं। रात में मैरी अपने डॉक्टर दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वह बताती है कि अब वह स्टीफन का अकेले ख्याल नहीं रख सकती और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मजबूरी में उसे स्टीफन को केयर होम में रखना पड़ सकता है। मैरी खुद को दोषी महसूस करती है और सोचती है कि वह एक अच्छी मां नहीं बन पाई और अपने काम के साथ बेटे की देखभाल नहीं कर पा रही। इसी तनाव में वह स्टीफन को बाथटब में नहलाते हुए अचानक सोचती है कि अगर वह उसे खत्म कर दे तो शायद उसका दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सब केवल एक डरावना सपना होता है, जिससे मैरी डर के मारे जाग जाती है। तभी उसे घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हिम्मत करके वह रात के अंधेरे में बाहर निकलती है। उसकी कार का हॉर्न बजता है, जिससे वह और डर जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके आसपास है। डर के बावजूद वह पुलिस को कॉल करती है और धीरे धीरे अपनी कार के पास जाती है। मैरी देखती है कि उसकी कार की खिड़की टूटी हुई है और गाड़ी के अंदर टॉम मौजूद है। टॉम मैरी के पास रहना चाहता था, इसलिए वह वहां आया था। मैरी उसे घर के अंदर ले आती है और पुलिस को कॉल करके बताती है कि अब सब ठीक है। जब वह सरकारी अधिकारी को टॉम के बारे में बता रही होती है, उसी समय कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। मैरी जब टॉम के पास जाती है तो देखती है कि वह गायब है। वह पूरे घर में टॉम को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि टॉम भाग गया है। अगले दिन पुलिस मैरी के घर आती है। शहर में बहुत ठंड है और बाहर बर्फ जमी हुई है। पुलिस सोचती है कि शायद टॉम कहीं खो गया है और इतनी ठंड में उसकी मौत हो गई हो। यह सुनकर मैरी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वह टॉम के बेहद करीब थी। रात को जब मैरी सो रही होती है, अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैरी डर के बावजूद बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। फिर भी कई रातों तक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं। एक रात अचानक टॉम मैरी के कमरे में आता है और उसका मुंह दबाकर चुप रहने को कहता है। अगली सुबह मैरी सोचती है कि क्या यह कोई भूत है या फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वह अपने डॉक्टर दोस्त को इस बारे में बताती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि यह पैरासोमिया और स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है और इसीलिए उसे टॉम दिखाई दे रहा है। मैरी कहती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है और उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और सुना है। फिर वह नर्स को बुलाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाती है। अगले दिन मैरी अपने घर पर एक पेशेंट के साथ होती है। तभी उस मरीज के पिता अपने बेटे को लेने आते हैं। मैरी उनसे मिलती है और थोड़ी बातचीत होती है। वहीं वह आदमी, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था, मैरी को डेट पर बुलाता है। मैरी कहती है कि वह अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पति की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई है। अगली दिन मैरी को एहसास होता है कि उसने उस आदमी पर बेवजह गुस्सा किया था, इसलिए वह उसे रात में अपने घर डिनर पर बुलाती है।
रात को डिनर के दौरान मैरी और वह आदमी अपने बारे में बात करते हैं। मैरी बताती है कि स्टीफन पैरालाइज्ड है और उसे उसकी देखभाल के कारण पूरा दिन घर में ही रहना पड़ता है। डिनर के बाद वह आदमी अपने घर चला जाता है और मैरी स्टीफन को सुलाकर खुद सोने चली जाती है। आधी रात में अचानक कुछ आवाजें सुनकर मैरी की नींद खुल जाती है। वह उठती है और धुंधले रोशनी में स्टीफन के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन स्टीफन अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक छोटे दरवाजे से आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर दो छोटे हाथ उसके हाथ को पकड़कर खींचने लगते हैं। मैरी जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह मैरी उसी जगह जागती है और सोचती है कि शायद यह सब उसका सपना था या वह नींद में चल रही थी। वह स्टीफन के कमरे में जाती है और उसे बिस्तर पर देखती है, लेकिन स्टीफन के चेहरे पर खरोचों के निशान देखकर मैरी डर जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी को न्यूज में पता चलता है कि टॉम मर चुका है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि टॉम की आत्मा उसे परेशान कर रही है। वह अपने डॉक्टर दोस्त से इस बारे में बात करती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यह सब उसका भ्रम है। मैरी कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। डॉक्टर उसे शांत रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि ब्लड रिपोर्ट आने तक इंतजार करे। इसी बीच वह आदमी आता है जिसने मैरी के साथ डिनर किया था। वह बताता है कि साइक्लोन आने वाला है और मैरी को अपने बेटे को लेकर किसी सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए, लेकिन मैरी उसकी बात नहीं मानती। तभी उसे पता चलता है कि टॉम मर नहीं गया है, बल्कि अभी भी लापता है। असल में पुलिस ने किसी और लड़के की लाश पाई थी जो उसकी उम्र का था। यह जानकर मैरी को थोड़ी राहत मिलती है।